ऐसा क्या हुआ जो 29 जनवरी को सिल्वर का रेट 4 लाख प्लस था, वो 30 जनवरी को 24 घंटे के अंदर 2,29,000 पर आ गया। यही आज पूरी दुनिया का सबसे बड़ा क्वेश्चन है, और जिनको कुछ भी नहीं पता वो भी मार्केट में बहुत सारी बातें फैलाकर एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं। और इन सारी नॉइस के बीच जो परेशान है वो है इन्वेस्टर। हम इस वीडियो को क्रैश वाले दिन ही ला सकते थे, लेकिन हमने पूरा एक दिन लिया मार्केट को एनालाइज करने के लिए, प्रॉपर डेटा निकालने के लिए, पास डेटा एनालाइज करने के लिए, ताकि हम आप तक मेजर और रियल रीजन पहुंचा सकें। और आज इस वीडियो में हम एग्जैक्ट उसी रियल रीजन के ऊपर बात करने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और शुरू करते हैं। पहले एक क्लियर बात कि मैं ये नहीं कहूंगा कि फर्क नहीं पड़ रहा है। जितने भी इन्वेस्टर्स थे, अगर उनको अपने पोर्टफोलियो में 16 से 20% का डाउनफॉल दिख रहा है तो जाहिर है कि फर्क पड़ रहा है। इसलिए रील, रूमर्स और न्यूज़ से पैनिक होने की जगह हमें इसके रियल और मेजर रीज़न को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये इसके पहले और मेजर रीज़न को समझते हैं। रीज़न नंबर 1, फेड चेयरमैन का चेंज होना। यहाँ एंट्री होती है यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की। फरवरी की मीटिंग में डोनाल्ड ट्रंप ने यह अनाउंस कर दिया कि फेड चेयरमैन को चेंज किया जा रहा है। अब सवाल यह आता है कि फेड चेयरमैन को बदलने से गोल्ड और सिल्वर का क्या लेना देना। सिंपल समझो, जैसे इंडिया के आरबीआई का एक गवर्नर होता है, वैसे ही यूएस में फेड का भी एक चेयरमैन होता है। आरबीआई के गवर्नर का जो डिसीजन होता है उसका इम्पैक्ट हमारे इंडिया की ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर ही होता है, बट फेड के चेयरमैन का कोई भी स्टेटमेंट ग्लोबल मार्केट को भी इफेक्ट करता है। ट्रंप ने फेड के चेयरमैन को क्यों चेंज किया? इसका एक रीजन था कि ट्रंप चाहते थे कि इंटरेस्ट रेट कट किया जाए, लेकिन फेड चेयरमैन का यह मानना था कि वो सिर्फ डेटा और स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पर ही डिसीजन लेंगे। बहुत इंसिस्ट करने के बाद भी जब रेट कट नहीं हुआ तो ट्रंप ने अनाउंस किया कि अब नए फेड चेयरमैन होंगे केविन वॉर्श। केविन वॉर्श की अगर हम हिस्ट्री देखें तो केविन वॉर्श का ये एजेंडा रहा है कि अमेरिका फर्स्ट और डॉलर को स्ट्रांग करना। और मार्केट का एक सिंपल रूल है कि जब डॉलर स्ट्रांग होगा तो गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस गिरेंगे। रिसेंट डेटा क्या बोलता है कि पिछले कुछ महीनों में डॉलर लगभग 11% गिर चुका था। जैसे जैसे डॉलर गिर रहा था, गोल्ड और सिल्वर रॉकेट की तरह ऊपर गए। लेकिन जैसे ही मार्केट को पता चला कि फेड चेयरमैन चेंज हो गए हैं और आगे रेट कट प्लस डॉलर स्ट्रांग होने वाला है, गोल्ड और सिल्वर में तेजी से डाउनफॉल आया। ये सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन था इस बड़े क्रैश का। दूसरा सबसे बड़ा रीजन हमें यहाँ पे देखने को मिलता है जो है प्रॉफिट बुकिंग। ये एक बहुत बड़ा मेजर रीजन है कि गोल्ड और सिल्वर में बहुत तेजी से एक प्रॉफिट बुकिंग आई है। जिन्होंने 2 लाख 3 लाख के लेवल पर एंट्री ली थी, जब मार्केट 4 लाख पहुंचा तो उन्होंने मैसिवली प्रॉफिट बुकिंग की। देखो, मार्केट में 2 तरीके के लोग होते हैं, एक ट्रेडर होता है, दूसरा इन्वेस्टर होता है। ट्रेडर वो होता है जो आज खरीदा और आज के आज ही बेच दिया, और बट इन्वेस्टर वो होते हैं जो 1 साल से ज्यादा या मिनिमम 5 साल के लिए पैसा मार्केट में होल्ड करके रखते हैं। गोल्ड और सिल्वर इतनी तेजी से ऊपर गया कि इन्वेस्टर भी ट्रेडर बन गए। उन्होंने सोचा कि जब मार्केट में इतनी तेजी से पैसा आ ही रहा है तो क्यों ना उन्हें भी पैसा कमाना चाहिए। रियल ट्रेडर ने सेल करना शुरू किया तो टॉप पे बाय करने वाले इन्वेस्टर में पैनिक क्रिएट हो गई और बहुत तेजी से पैनिक सेलिंग आना शुरू हो गई। और इसमें सबसे बड़ा मेजर रोल प्ले किया रील्स, रूमर्स और न्यूज़ ने कि अब यहाँ से जीरो हो जाएगा, ये डेकेड का सबसे बड़ा क्रैश है, ये 2026 का सबसे बड़ा क्रैश है। इन सारी चीज़ों का रिजल्ट ये रहा कि 29 जनवरी से 30 जनवरी 24 घंटे के अंदर मार्केट से $5.9 ट्रिलियन वाइप आउट हो गए। और अब सबका सवाल है कि आगे क्या? किसी भी मार्केट को समझने के लिए हमें उसकी हिस्ट्री को एनालाइज करना पड़ेगा। गोल्ड और सिल्वर में 4 मेजर हिस्टोरिकल क्रैशेस आए, 1980, 2008, 2011 एंड 12, 2020 एंड 21। चारों के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। इससे आपको ये आइडिया मिल जाएगा कि करना क्या है और इस पैनिक सिचुएशन से थोड़ी राहत मिलेगी। तो पहला आता है 1980 हन ब्रदर केस। हन ब्रदर ने क्या किया कि बहुत तेजी से मार्केट में सिल्वर के प्राइस को पंप किया और सोचा कि जब प्राइस ज्यादा होगी तब सेल कर देंगे। कुल मिला के पूरा एक मार्केट मैनिपुलेशन था। बट गवर्नमेंट ने वहां पर मार्जिन पॉलिसी को चेंज किया, लोगों में फिर से पैनिक क्रिएट हुआ और एक बहुत बड़ा पैनिक क्रैश आया।
रिजल्ट ये था कि 70 to 80% सिल्वर की मार्केट क्रैश हो गई। अगला क्रैश आया 2008, जिसे हम द ग्लोबल क्राइसिस के नाम से भी जानते हैं। इसमें इंडस्ट्रियल डिमांड कोलैप्स हुई और सबको कैश की जरूरत पड़ी, इसलिए जिनके पास जितने भी स्टेक थे सब ने सेल कर दिया और सिल्वर का प्राइस $21 से सीधा $9 पे आ गया। इसका रिजल्ट ये रहा कि 55 to 60% मार्केट में सिल्वर के प्राइस क्रैश होते हुए दिखे। 2011 और 12 में हमें मार्केट में ओवर स्पेक्यूलेशन दिखी और हैवी प्रॉफिट बुकिंग जब आई तब रिजल्ट ये आया कि मार्केट ने 40 से 50% तक का करेक्शन दिखाया। और लास्ट हमारा आता है द कोविड पीरियड, हमारा 2020 और 21 का एरा। लॉकडाउन और मार्केट क्रैश ने पूरे देश को हिला कर रख दिया था। फैक्ट्रियां बंद हो गई थी, इंडस्ट्रियल लेवल पर डिमांड आना कम हो गई थी, लोगों के पास जो कुछ था सबने बेचा क्योंकि उनको जरूरत थी लिक्विड मनी यानी कैश की। इसका रिजल्ट भी यही रहा कि हमें 35 to 40% का फॉल देखने को मिला सिल्वर के प्राइस। यही थे हिस्ट्री के 4 बड़े क्रैश, 1980, 2008, 2011-12 और 2020-21। और चारों बार सिल्वर का रेट बहुत रॉकेट की तरह बढ़े और क्रैश हुए। अब ये हिस्टोरिकल डेटा बताने का रीज़न क्या था? तो इसका सबसे क्रूशियल रीज़न ये था कि हर बार जब भी सिल्वर रॉकेट की तरह बढ़ा है और क्रैश हुआ है तो उसने बाउंस बैक ज़रूर किया है। इन सारी चीज़ों का कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर हम फंडामेंटली जाके डीपली एनालिसिस करें तो हमें क्या ये देखने को मिल रहा है कि जितनी भी कंट्री के सेंट्रल बैंक जो कि बहुत तेज़ी से बाइंग कर रहे थे, क्या उन्होंने सेल करना शुरू कर दिया है? क्या मार्केट से अनसर्टेनिटी ख़त्म हो गई है? तो फंडामेंटली ऐसा कुछ नहीं हुआ है। कोई स्टेटमेंट ऐसा नहीं आया है कि हमें गोल्ड और सिल्वर में और बहुत बड़ा क्रैश देखने को मिल सकता है। हाँ, प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी आ सकती है। तो अगर आप इन्वेस्टर हो तो अभी पैनिक क्यों करना? इन्वेस्टर हैं तो आपने कुछ सोच कर ही तो इन्वेस्ट किया होगा एक लॉन्ग टर्म के लिए। देखिए, इन्वेस्टमेंट का रूल यही है कि आप इमोशनल या ग्रीड में आकर कुछ बाय या सेल ना करें कि आज ये बढ़ रहा है तो इसको खरीद लिया, इसके प्राइस ज़्यादा हो रहे हैं या किसी ने आपको टिप दी तो उसको खरीद लिया। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि आपने प्रॉपर एनालिसिस की और उसके बाद एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन को प्लान किया। और जो लोग इन्वेस्ट कर चुके हैं, जो ऑलरेडी इस सिचुएशन में स्टक हैं, तो अगर वो इन्वेस्टर हैं तो उनको पैनिक करने की क्या ज़रूरत है? आपने 4 लाख पे बाय किया हो चाहे 3 लाख पे, आपने तो 2030 तक का प्लान करके इन्वेस्ट किया था ना, तो 2026 में पैनिक होने की ज़रूरत क्या है? हाँ, उन ट्रेडर्स के लिए दिक्कत है कि जिन्होंने सोचा था कि वो 30 को ही सेल कर देंगे या 1 फेब को सेल करेंगे या जिन्होंने 1 मंथ का प्लान किया था, उनके लिए पेन है और होना भी चाहिए क्योंकि ये एक छोटा मोटा क्रैश नहीं है, ये एक बहुत बड़ा करेक्शन। बट इन्वेस्टर्स को पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग में थोड़ा और डाउनफॉल हमें देखने को मिल सकता है, बट अगर इसकी फंडामेंटल देखें तो ये बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है और लॉन्ग टर्म में कोई भी दिक्कत नज़र अभी तक नहीं आ रही। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि गोल्ड और सिल्वर का ये एक नेचर रहा है कि आफ्टर एवरी डाउनफॉल इट हैज़ बाउंस्ड बैक। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब टू आवर चैनल ट्रेड टेक्निकल। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हिट दैट लाइक बटन और कमेंट में अपने थॉट्स लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।